हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन, 50 केल्विन पर ये लिक्विड है, इज हीटेड टू 300 केल्विन, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। Which one of the following graph represents the variation of temperature with time? तो देखिए 50 केल्विन पर सेल्सियस पर इसको हीट देना शुरू किए, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा और एक ऐसा समय आएगा जब ये लिक्विड जो है सो बॉयल करने, जैसे पानी बॉयल करने लगता है वैसे ये भी बॉयल करने लगेगा और ये गैस बनना शुरू हो जाएगा। 50 केल्विन पे ये लिक्विड है, इनफैक्ट 50 केल्विन पे ये सॉलिड हो जाएगा क्योंकि अराउंड 54 केल्विन पर इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। एनीवे यहाँ पर बताया है कि लिक्विड है तो लिक्विड है और इसको 300 केल्विन तक ले जाना है। बीच में ये अराउंड 90 केल्विन पर इस बॉइलिंग इसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 90 केल्विन पे बॉयल करना शुरू करेगा और जब बॉयल करना शुरू करेगा तब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर दिखाते हैं ये टेम्परेचर है, शुरू में बढ़ेगा और उसके बाद में जब ये अपना फेज चेंज करेगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेगा, लिक्विड गैस यहाँ बन रहा है, वो गैस बनेगा तब तक वो चेंज नहीं करेगा। एक बार सबका सब गैस बन गया तो यहाँ से 300 केल्विन जो जाएगा, लीनियरली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल हम वाटर का देख सकते हैं। वाटर जो है सो कोई टेम्परेचर पर है और यहाँ पर आके वेपर बनने लगा, वेपर बन गया जब सब तब टेम्परेचर बढ़ेगा। इस तरह का प्लॉट होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle is executing a simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion है। Its maximum acceleration is alpha। मान लीजिए मीन पोजीशन है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम एक्सलेशन, एक्सलेशन कितना होता है? एक्सलेशन को ए से डिनोट करें तो एक्सलेशन होता है प्रोपोर्शनल टू -x या फिर a इज इक्वल टू -ω²x। ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैक्सिमम कब होता है? ये जो एक्सलेशन है वो मैक्सिमम कब होता है? जब x मैक्सिमम हो जाए। और वो कितना है? ω²। ये कितना है? एम्पलीट्यूड, उसको हम कैपिटल का है। तो ये जो एक्सलेशन मैक्सिमम है उसको वो अल्फा बोल रहा है। अल्फा इज इक्वल टू ω²a। ठीक है, यहां पर हम एक्सलेशन का बात की इस साइड में और वो यहां पर है। इस तरफ जो है सो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। वेलोसिटी कितना होता है एसएचएन में? वेलोसिटी होता है ω√/a² - x²। भी मैक्सिमम कब होगा? जब x मिनिमम होगा। यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम ω/a एट x = 0। इसको क्या बोल रहा है? बीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी को बीटा बोल रहा है, ω/a। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से क्या करना है? हमें रिलेशन पता कर लेना अल्फा बीटा में। तो बीटा अल्फा बाय बीटा, एक को 2 से डिवाइड करते हैं। अल्फा बाय बीटा क्या हो गया? ω²a बाय ω/a। ये चला गया, ऐसे केवल ओमेगा आया। ओमेगा मतलब 2π/t। उसने वही पूछा है, टाइम पीरियड टी पूछा। तो यहां से टी कितना आ गया? टी आ गया 2πβ/α। ये रहा आपका आंसर। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसने कहा कि जो मैक्सिमम एक्सलेशन है जो कि यहां होता है वो है अल्फा, और हम यहाँ पर जानते हैं कि एक्सलेशन जो है सो -ω²x होता है। मैक्सिमम कब होगा? जब x = a है। तो मैक्सिमम यहाँ पर जस्ट एम्पलीट्यूड लिए ω² है।
ये उसने अल्फा के नाम से जानता है। वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मैक्सिमम कब होता है, यहाँ पर मीन पोजीशन पर एक्स इक्वल टू 0 पर, उसको उसने बीटा कहा ओमेगा ए। ये दोनों को सिंप्लीफाई किए, हमें जस्ट डिवाइड कर दिया अल्फा बाई बीटा, तो यहाँ ओमेगा आया। ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ से टी निकाल दिया। हम यहाँ इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, और बहुत वो आसान मेथड है, मेथड 2 नॉकआउट मेथड। ये नॉकआउट मेथड भी नहीं कहेंगे इसको, क्या है कि यहाँ पर जस्ट डायमेंशन चेक कर लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड कर सकते हैं, तो बेहतर है। क्या है कि यहाँ पर जो चारों है उस सब का डायमेंशन सेम नहीं है, एक ही का डायमेंशन टी टाइम आएगा, बाकी सबका नहीं आएगा। देख लीजिए, यहीं पर बनाते चले जाते हैं। बीटा क्या है, वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, एक्सलेशन। मैक्सिमम है, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक वेलोसिटी है एक एक्सलेशन है। तो इसका देखते हैं सबसे पहले। बीटा वेलोसिटी है, वेलोसिटी है L2 t माइनस 2, LT माइनस 1 होता है, यहाँ पावर 2 है स्क्वायर है, और अल्फा एक्सलेशन है, तो LT माइनस 2 ये होता है, पावर 2 कर दी 4, यहाँ से कितना आया, ये L तो चला गया, T की पावर 2 आया, राइट। तो ये टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पावर 2 आ गया, तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट इसको देखिए, अल्फा बाई बीटा को इधर बनाना चाहिए मैं, अल्फा बाई बीटा। अल्फा क्या है, एक्सलेशन है, LT माइनस 2। बीटा क्या है, बीटा वेलोसिटी है, T माइनस 1। टी तो आया नहीं। तीसरा देखते हैं, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। बीटा है वेलोसिटी LT माइनस 1, अल्फा है एक्सलेशन L2 t माइनस 2, LT माइनस 2, ये चला गया, L आया, ये भी टाइम नहीं आया। लास्ट वाला 2 पाई बीटा बाय अल्फा, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, भूल जाते हैं। बीटा क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, एक्सलेशन, ये चला गया, ये टी आया, हाँ, तो यही आंसर हो गया आपका। तो कोई कैलकुलेशन नहीं, आपको कुछ नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के। इस क्वेश्चन को बिना किसी नॉलेज के भी आप बना सकते हैं, जस्ट डायमेंशनल एनालिसिस कर देखना है। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल मूविंग along the x axis, ये हमारा x axis है, और and does simple harmonic motion, फिर simple harmonic motion है, ये mean position है। Then the force acting on it is given by, force जो इस पर काम करता है वो कितना होता है। हमें पता है कि simple harmonic motion में एक्सलेशन जो है वो ए से डिनोट करें, वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स, और इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या सम कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये ओमेगा स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर है। ये एक्सलेशन है, तो फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सलेशन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारा फोर्स है। फोर्स भी पूछ रहा है, 4 में से चूज कर लीजिए कौन ऐसा आता है। माइनस माइनस है, ए टाइम्स के, इसको ए कह सकते हैं, इसको के कह सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड नहीं है, उसमें देखिए ए एंड के आर जस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। एम मास है, उसको तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और ओमेगा स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ठीक है। और एक्स, ये तो काम कर गया, यही तो है। ये साइनसोइडल नहीं होता है, फोर्स जो है एक्सप्रेशन और फोर्स दोनों में जस्ट मास का डिफरेंस है, वो देखिए साइनसोइडल नहीं होता, एक्सपोनेंशियल भी नहीं होता, और ए के एक्स यहाँ पर माइनस होना जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यदि ए के एक्स इसका फोर्स जो है सो इस डायरेक्शन में लगेगा तो कभी वापस ही नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा तो पीरियडिक मोशन कहाँ हो रहा है, तो ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तुरंत देख लिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो है सो माइनस ए के एक्स होता है, या इसको हटा के एक कांस्टेंट कहते हैं दोनों का, माइनस कह सकते हैं माइनस बीटा। तो हमारा आंसर हो गया 1, और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ए वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.2 मीटर, वेलोसिटी दिया हुआ है वेव का 360 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ दिया है 60 मीटर, और ये ट्रैवल किधर कर रहा है, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। करंट एक्सप्रेशन क्या है, तो करंट एक्सप्रेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड ए टाइम साइन या कॉस कुछ भी लिखे, लेकिन यहाँ पर यदि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो माइनस वाला होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों तो रहा होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये दोनों में से कौन होगा वो देखना होगा। एम्पलीट्यूड 0.2 दोनों का तो दिया हुआ ही है 0.2, यहाँ पर जो है वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम दो मेथड से बना के आपको दिखाते हैं। पहले जस्ट इतने ये याद रखने की जरूरत है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पर देखिए के जो है सो क्या है, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, और वेलोसिटी जो है वेव का वो क्या होता है ओमेगा बाय क्यू। यदि ये भूल जाइए ओमेगा बाय की या क्यू बाय ओमेगा है तो डायमेंशन देख लीजिए, ओमेगा का डायमेंशन है 1 बाय टी, टाइम नीचे आ गया, और इसका 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा लेंथ ऊपर चला गया, तो वेलोसिटी ये सही है। वेलोसिटी दिया है 360, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है 60, 2 पाई बाय 60, तो के हमें पता है 2 पाई बाय 60, तो ओमेगा कितना हुआ, के यहाँ से लिख लेते हैं 2 पाई बाय 60, ये चला गया 6 टाइम्स, तो ओमेगा हो गया 12 पाई, ये ओमेगा हमें पता हो गया 12 पाई, के यहाँ हमें पता हो गया 2 पाई बाय 60, तो हमें इसका एक इक्वेशन पता हो गया 0.2 साइन ओमेगा टी मतलब 12 पाई टी माइनस के एक्स मीन्स 2 पाई बाय 60 एक्स, 2 पाई साइन, यहाँ से 2 पाई बाहर कर सकते हैं, यहाँ बच गया 60, 2 पाई बाहर हो गया तो एक्स बाय 60, देखिए कौन सा है, ऐसे ही कुछ आना चाहिए 0.2 साइन 2 पाई 60 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो गया। तो इसमें हम कैसे लिखें, जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप ये कर सकते हो, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मेथड 2, यहाँ पर जो है सब फार्मूला हम रखते हैं, ए एम्पलीट्यूड साइन, यहाँ पर कहते हैं 2 पाई बाय टी, माइनस तो याद रखना पड़ेगा पॉजिटिव में जाने के लिए, टाइम्स टी, और यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक जगह टाइम पीरियड एक जगह लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, लैम्डा दिया है 60 मीटर, लैम्डा दिया है 60 मीटर, एम्पलीट्यूड भी दिया है 0.2 मीटर, उसको तो वेलोसिटी दिया है। अब वेलोसिटी क्या होता है, एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं 1 बाय टी लैम्डा, लैम्डा 60, और वेलोसिटी भी दिया है ना, वेलोसिटी दिया है 360 बाय टी, तो यहाँ से टी हमें पता चल गया 60 बाय 360 1 बाय 6, टी यहाँ से पता चल गया, और बाकी इसका क्वांटिटी तो दिया हुआ ही है, लैम्डा दिया हुआ ही है, तो 0.2 साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी, ये 1 बाय 6 है, ऊपर चला गया इधर, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा 60 है एक्स, 2 पाई बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 60, 2 पाई बाहर हो गया तो एक्स बाय 60, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन जो पहले था। साइन 2 पाई 60 माइनस एक्स बाय 60, एक्जैक्टली सेम इक्वेशन। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 sources are at a finite distance apart
एक यहाँ पर है कुछ साउंड, एक यहाँ पर है साउंड, आदमी नहीं है साउंड है, और एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये रहा। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बताया उसने, लैम्डा बताया, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यदि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है तो f इक्वल टू वी बाई लैम्डा, इस फ्रीक्वेंसी से ये साउंड कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन देम ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम, कहीं पर बीच में यहाँ पर है, ये जो दोनों साउंड सिस्टम है उसके बीच में कहीं पर है। मूव्स अप्रोचेज वन सोर्स विद स्पीड यू, मान लेते हैं इधर वाला सोर्स जो है यू स्पीड से चल रहा है इसके तरफ। देन द नंबर ऑफ बीट हर्ट्ज पर सेकेंड बाय ऑब्जर्वर, ये बीट क्या होता है? आप दो ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए और दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हद तक सेम है, न जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि दोनों का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है तो आपको रेजोनेंस सुनाई पड़ेगा। जो साउंड आप वाइब्रेट करोगे उसका फ्रीक्वेंसी उसका बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ेगा, रेजोनेंस होगा। बहुत थोड़ा सा ही एफर्ट लगाने के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ेगा। एम्पलीट्यूड उसका वेवलेंथ का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो साउंड को ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ जाता है। लेकिन यदि दोनों ट्यूनिंग फोर्क जो है, एक ट्यूनिंग फोर्क, इसका फ्रीक्वेंसी एफ और इसका एफ प्राइम है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो भी नहीं सुनाई पड़ेगा बीट। तब क्या लगेगा, तब आपको सुनने में आएगा बीट जैसे ये बीट आ रहा है। साउंड एक बार बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा जोर से सुनाई पड़ेगा, वो फिर कम होकर जीरो पर आएगा, फिर ज़्यादा सुनाई पड़ेगा। इस तरह से जो बीट सुनाई पड़ता है। अब वो बीट कितना होता है? वो बीट होता है बीट पर सेकेंड, ये जो फ्रीक्वेंसी है दोनों का उसके डिफरेंस के बराबर। यदि डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा हो जाए 100 तो हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारा दिमाग, वो साउंड को जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा। ज़्यादा 10 या 15 बीट सुन सकता है एक सेकेंड में, उसी को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे जो हम लोग लाइट देखते हैं, सिनेमा में जाते हैं तो वो वहाँ क्या रहता है, वहाँ पर फ्रेम आफ्टर फ्रेम चेंज होते रहता है। अब वो फ्रेम जो है सो 10 से 15 फ्रेम पर सेकेंड चेंज करता है। हम लोग कंप्यूटर में से 30 फ्रेम पर सेकेंड ऐसे चेंज करते हैं, तो उतना ही तक हम देख सकते हैं। जो भी हम अभी देखते हैं वो 10-15 सेकेंड तक जो है 1/10 सेकेंड तक हमारे दिमाग में रहता है। तो उसके बाद में यदि हम इस बीच में दूसरा ले आए तो वो हमें कंटिन्यूअस लगता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि एक के बाद एक है। लेकिन आप क्या करो कि टाइम इंटरवल बढ़ा दो, एक फ्रेम दिखाओ, बहुत देर के बाद दूसरा दिखाओ, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आ रहा है। लेकिन जल्दी से इसे दिखाएं तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये फ्रेम दिखाया जा रहा है, वो कंटिन्यूअस लगेगा। वैसे यहाँ पर बीट सुनने के लिए जो है इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। 10-15 तक हम बीट को समझ सकेंगे, उसके बाद में फिर हम नहीं समझ सकेंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। एनीवे, तो ये जो दोनों का यदि हमें फ्रीक्वेंसी, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसका एफ है, एफ इक्वल टू वी बाय लैम्डा, वो पता चल जाए। ये डॉपलर इफेक्ट है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है डॉपलर केस का। तो पहला जो है सो सोर्स इसको बोलते हैं ए, सोर्स इसको बी बोलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ये 20 वाला सुन रहा है सोर्स बी के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं, उसके आप प्राइम कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, सोर्स तो स्टैटिक है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, बढ़ रहा है किसकी तरफ, सोर्स की तरफ, ये ऑब्जर्वर बढ़ रहा है, ये रहा फ्रीक्वेंसी। सही तरीके से लिखते हैं, भी साउंड का स्पीड है प्लस क्वेश्चन में बोला है भी नॉट जो ऑब्जर्वर का स्पीड है वो यू है बाय भी। ए के लिए देखिए एफ डबल प्राइम, यहाँ पर जो है सो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा उसका ना। यहाँ पर सोर्स का नजदीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस था। हाँ, तो ये कितना हो गया, भी नॉट जो है सो यू है एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए। तो बीट कितना सुनाई पड़ेगा उसे, बीट्स
पर सेकेंड, जो उसे सुनाई पड़ेगा वो दोनों का डिफरेंस है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो मोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा इस केस में। कितना हो गया? v प्लस यू बाई वी एफ माइनस v माइनस यू बाई वी एफ। सिंप्लीफाई कीजिए, ये v तो खत्म हो गया, 2u बाई वी एफ, यही है पीट, 2u बाई v, लेकिन भी नहीं देना होगा, यहाँ पर हमें लैम्डा का टर्म में है, राइट। तो v इसका टू क्या हो गया? 2uf, v इसका टू f लैम्डा, तो 2u बाई लैम्डा, ये आपका आंसर है, 2u बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ये ड्रॉपलेट इफेक्ट से क्वेश्चन था। ये जो ऑब्जर्वर है वो एक सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ से जो साउंड आएगा उससे ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, मतलब आवाज़ पतला सुनाई पड़ेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम से यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और इस सोर्स से दूर जा रहा है तो इसका जो साउंड आएगा वो थोड़ा सा मोटा सुनाई पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटा हुआ सुनाई पड़ेगा, वो ए है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ बीट्स बताता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, एन आइडियल गैस है, undergoes 4 different processes from the same initial state point। यहाँ से सेम इनिशियल पॉइंट से 4 डिफरेंट स्टेज प्रोसेस में दिखा रहा है। दोज प्रोसेस आर एडियाबेटिक, एक है एडियाबेटिक, एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोबेरिक, एक है आइसोकोरिक। द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द एडियाबेटिक प्रोसेस among 1 2 3 4 इज विच वन। सो कौन आइसोबेरिक है, कौन, क्वेश्चन ने जस्ट पूछा कि कौन एडियाबेटिक प्रोसेस है 4 में से, ये बताना है। तो देखिए, इसको देखिए, ये है आइसोबेरिक। आइसोबेरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। देखिए प्रेशर इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रेशर, उसका एक स्पेशल नाम है आइसोबेरिक। ये है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बच गया 2 ठो यहाँ पर, एक है आइसोथर्मल, एक है एडियाबेटिक। कौन है आइसोथर्मल, कौन है एडियाबेटिक? तो देखिए यहाँ पर जो है ये आइडियल गैस है। ये जानने के लिए कि कौन एडियाबेटिक है कौन आइसोथर्मल है, हमारे पास एक ही हथियार है। आइडियल गैस है तो उसका इक्वेशन ले लेंगे, गैस लॉ क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है। आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट। तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, P इक्वल टू सम कांस्टेंट P प्रोपोर्शनल टू 1/V आइसोथर्मल के लिए। और यदि हम एडियाबेटिक की बात करें तो एडियाबेटिक के केस में PV के बीच में क्या रिलेशन है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/V टू द पावर गामा, और गामा जो है सो 1 से ज़्यादा होता है। यही है, ये तो इक्वेशन है ना, PV है तो इक्वेशन है दोनों का, एक एडियाबेटिक का एक आइसोथर्मल का। तो आइसोथर्मल के लिए P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V और एडियाबेटिक के लिए P प्रोपोर्शनल टू 1/V टू द पावर गामा। कौन तेजी से घट रहा है, इसका पावर ज़्यादा है तो ये तेजी से घट रहा है, फॉल्स रैपिडली। देन 1, इसको 1 कहते हैं। इसके कंपेयर में ये ज़्यादा तेजी से घट रहा है, तो यहाँ पर कौन तेजी से घट रहा है, स्टार्ट तो सेम जगह से किया है, ये दोनों में से ये तेजी से घट रहा है, राइट। तो ये हो गया एडियाबेटिक। और जो कम तेजी से घट रहा है वो हो गया आइसोथर्मल। क्वेश्चन में कहा गया कि एक आइसोथर्मल एक एडियाबेटिक है। यदि नहीं कहता तो हम नहीं कह सकते थे कि आइसोथर्मल है या नहीं है, तब हमें देखना पड़ता है P प्रोपोर्शनल टू 1/V, और आंख से देखना बहुत मुश्किल है, इसको वैल्यू डेटा रख के देखना पड़ता है कि क्या ये P जो है PV इक्वल टू कांस्टेंट है, P और V के वैल्यू यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हर जगह कांस्टेंट है, या P प्रोपोर्शनल टू 1/V का प्लॉट है या नहीं है। तो आंख से तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा देखना, लगता है कि हाँ 1/V है लेकिन ये मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो यहाँ पर जो है सो A3 जो है वो आइसोथर्मल है, A2 जो है सो एडियाबेटिक है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, 1 मोल है, गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी वाया 2 प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस है? इट फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब वो V to T3 भी जाता है, और दूसरा है देन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला है आइसोथर्मल और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर। पहला में है एक्सपेंशन और दूसरा में है कंप्रेशन। तो देखते हैं यहां पर अभी भी दिखाए थे कि आइसोथर्मल में P जो है सब प्रोपोर्शनल होता है 1/V का। वो केस कहां पर है? ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ गया। लास्ट वाला ये भी लगता है, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, ये जो है सो उल्टा जा रहा है। इसने बोला कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है, ये वाला आइसोथर्मल है P प्रोपोर्शनल टू 1/V, वो एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, कंप्रेशन दिखा रहा है, तो इसका डायरेक्शन गलत है, वरना ही सही हो जाता है। गलत हो गया। ये तो कांस्टेंट प्रेशर पर है ही नहीं। एक तो यदि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो ये जो कंप्रेशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो उस वजह से खत्म हो गया। यहाँ पर आइसोथर्मल तो है ही नहीं, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होकर गया है, इसलिए ये नहीं हुआ। 4 वाला ये P लग रहा है कि 1/V है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, और इसका एक्सपेंशन भी है V to 3V, और दूसरा B2 यहाँ से जो B जा रहा है वो कंप्रेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। यही आंसर हो गया। कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा कि स्टार्ट करता है यहाँ से और एक्सपेंड करता है, तो V से एक्सपेंड करके 3V में आया, और कैसे? आइसोथर्मल, ये देखने से 1/V लग रहा है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये P है तो 1/V ये लग रहा है, और उसके बाद में ये कंप्रेशन होता है 3V to V, तो इसलिए सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the given VT diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? दोनों सेम है, एक बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बताना है। VT डायग्राम है, प्रेशर यदि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c, लेकिन ये ओरिजिन से जा रहा है तो c कितना हो गया? 0। ओरिजिन पर से जा रहा है तो ओरिजिन पर जो है सो 0 0 होता है, राइट, उसको सेटिस्फाई करेगा। y0 x0 c0 प्लस c, तो c हो गया सो 0, तो उसका इक्वेशन जस्ट mx होगा। इस केस में y है सो v है m, x जो है सो t है। v और t के बीच में रिलेशन है। ये गैस है और गैस के लिए हम गैस लॉ लगा देंगे, PV = nRT। VT के बीच में रिलेशन दिखाना है, V = nR/P टाइम T, एक्जैक्टली सेम वाला आया। V = m के जगह पर स्लोप कितना है? nR/P। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है इसका स्लोप जो है वो कितना हुआ? nR/P। किसका स्लोप ज्यादा है? P2 का स्लोप ज्यादा है, तो P2 कम हो गया ना। जिसका स्लोप ज्यादा है यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये जिसका कम होगा उसका कोशिएंट ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। P2 का स्लोप ज्यादा है मतलब P2 कम है P1 से, यहां से देख के बता सकते हैं। या फिर इसको ऐसे कह दीजिए, यदि P जो है सो सम कांस्टेंट बाय स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा है वो कम है, स्लोप ज्यादा P2 का है तो P2 कम है, P2 कम है, P1 बड़ा है। ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Point charges 4q - q and plus 4q are kept on the x axis at point x = 0, x = a, x = 2a। ये रहा, ये है x = 0, ये है x = a, ये है x = 2a, और 3 चार्जेस है। यहाँ पर जो चार्ज है ये है -q, और ये दोनों जगह जो है सो +4q है।
then only minus q is in stable equilibrium. None of the charges are in equilibrium. All the charges are in unstable equilibrium. All the charges are in stable equilibrium. Equilibrium चेक करना है. इसको हम कहते हैं A, B, C. ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज है, उसका इक्विलिब्रियम चेक करते हैं. माइनस क्यू जो चार्ज है उसको हम देखते हैं. इस पर कितना फोर्स लग रहा है? एक फोर्स इधर लग रहा है, ए लगा रहा है. एक फोर्स इधर लग रहा है, ए लगा रहा है. दो पे फोर्स लग रहा है और दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है. 4q है, इधर भी 4q है, तो ये दोनों फोर्स जो है सेम हो गए, राइट? क्योंकि फोर्स होता है कितना है? फोर्स होता है 1/4πε0 चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन बाय डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है ए यहाँ पर, वही डिस्टेंस है ए यहाँ पर, तो डिस्टेंस सेम. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो वैल्यू है वो भी सेम, तो फोर्स जो दोनों तरफ लग रहा है वो सेम है. इसका मतलब नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है वो 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है. प्लस 4q, इसको देखते हैं. इस पर कितना फोर्स लग रहा है? एक तो फोर्स ये दोनों की वजह से ये इसको खींच रहा है, तो ये भी इसको खींचेगा. एक फोर्स ये है, जैसे ये दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं F, वो दोनों पर लग रहा है. ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है. लेकिन इस पर एक और फोर्स लग रहा है, F1 कहते हैं, इसकी वजह से. तो यहां पर देखते हैं F नेट कितना हुआ इस पर हुआ F1 माइनस F. F1 कितना है? 1/4πε0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस. ये 4q और ये प्लस 4q, प्लस नहीं, मल्टीप्लीकेशन है. डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? a एंड a, 2a स्क्वायर. F कितना है ये दोनों के बीच में? माइनस q और प्लस 4q के बीच में 1/4πε0 चार्जेस हुआ. माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो एक है 4q और एक है q. डिस्टेंस a स्क्वायर. ये कितना हो गया? 4 4 16 और 2 दूनी 4, तो 4q स्क्वायर बाय a स्क्वायर. और ये कितना हुआ? 4q स्क्वायर बाय a स्क्वायर. एक्जैक्टली सेम जी. जो हाल इस चार्ज का है प्लस 4q का, वही हाल इधर दूसरे चार्ज का है. तो तीनों ही चार्जेस जो है सो एक इक्विलिब्रियम में है. ओके, एक चीज तो पता चल गया कि सभी इक्विलिब्रियम में है. एक क्वेश्चन है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में. क्या मतलब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का? उसका मतलब ये है कि यदि हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और उसका इक्विलिब्रियम खत्म हो जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. लेकिन यदि हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, वो वापस आ जाए वहीं पर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में. तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं. ये देखिए, एक यहाँ पर है माइनस q, एक है प्लस 4q इधर और एक है प्लस 4q इधर. ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है. पहले इसी को चेक करते हैं. इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं. ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा. डिस्टेंस कम हो गया है तो F जो है सो बढ़ गया. ये दोनों के बीच फोर्स में जो है F2, ये क्या हो जाएगा? F2 डिस्टेंस बड़ा हो गया. पहले यहाँ से यहाँ तक था, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा. F1 जो है वो बड़ा हो गया F2 से. यहाँ पर देखिए, इसको जैसे इधर डिस्प्लेस किए, F1 बड़ा हो गया. राइट साइड वाला फोर्स बड़ा हो गया लेफ्ट साइड वाला से, तो राइट साइड का फोर्स बड़ा हो गया तो ये थोड़ा और मूव करेगा, यहाँ आएगा. रिजल्ट, ये फोर्स और बढ़ गया, इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये कमजोर पड़ गया. ये भी खींच रहा है लेकिन ये कमजोर पड़ गया, और डिस्टेंस हो गया तो अब फोर्स इसका और कम हो गया. रिजल्ट, ये और आगे मूव करेगा और ये जाके इधर सब धराम से इसमें कोलाइड करेगा. तो ये इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल नहीं है. तो ये स्टेबल नहीं है. बाकी सबको चेक करके देखेंगे तो वो भी स्टेबल नहीं रहेगा. लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शंस है उसमें लिखा है कि ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम. कैसे इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्योंकि हमने देखा वो, इसलिए बाकी दो को निकालना ना निकालना जरूरी नहीं है. लेकिन निकालो यदि आप तो उसमें भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. जैसे ये है
इसको हम देखते हैं। अभी तो बैलेंस है दोनों। अब यदि इसको हम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स लग रहा है एट्रैक्टिव फोर्स वो थोड़ा बढ़ जाएगा और ये जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो भी बढ़ जाएगा। दोनों बढ़ेगा, F1 भी बढ़ेगा और F2 भी बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ेगा, ये जो नज़दीक करेगी, ये फोर्स कैसा है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि डिस्टेंस जितना कम होगा ये फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो नज़दीक में है उसमें जो चेंज आएगा वो ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे देखिए, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें dF/dr तो ये आ जाएगा -2/r³। तो ये जो चेंज हो रहा है वो इसमें r पर डिपेंड कर, जिसका r कम होगा उसके जो फोर्स में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स बढ़ रहा है वो उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि इसके वजह से फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। तो F1 जो है सो ज़्यादा हो गया F2 से, बहुत ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा हो गया, और रिजल्ट F1 ज़्यादा हो गया तो जाके इसमें टकरा जाएगा। तो इस तरह से ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये वाला। ठीक, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डायग्राम बिलो शोज रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, ऐसे कैसे दिखा रहा है। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाता है, यहाँ भी ए से बी तक जाता है। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन विच फिगर, या मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव इन विच फिगर, या फिर इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। वर्क डन कितना होता है, यदि यहाँ पर कोई पोटेंशियल है, यहाँ पर दूसरा पोटेंशियल है, V1 है, ये V2 है, और एक चार्ज को हम मूव करते हैं, यहाँ से ले जाके वहाँ ले जाते हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इज टू Q टाइम्स V2 माइनस V1। यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ कम है, हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने के हमें ले जाना पड़ेगा, वरना वो V2 यदि हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में चार्ज मूव करेगा ना अपने आप, तो यहाँ पर बैठा रहेगा लोअर पोटेंशियल पर। यदि यहाँ से यहाँ ले जाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एनीवे, तो यहाँ पर वैसे हमें वर्क डन करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, और वो वर्क डन कितना है, चार्ज और ये डिफरेंस। ये डिफरेंस देखिए हर जगह ए बी में कितना है, 40-10, यहाँ भी 40-10, यहाँ पर भी 40-10। बी का पोटेंशियल 40 है और ए का पोटेंशियल 10 है, हर केसेस में 40 और ए का पोटेंशियल 10, ऑल फिगर। तो ये जो डिफरेंस आया वो 10 है, कितना हुआ 30 आया है ना, 40-1 30, और ये चार्ज जो है क्यू, कोई भी चार्ज, तो 30 क्यू लगेगा सब चार्जेस में फॉर ऑल फिगर में। कोई भी फिगर देखें, हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो 30 ही करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो वर्क डन है डिपेंड करता है केवल पोटेंशियल डिफरेंस पर। वो ये डिपेंड नहीं करता है कि ये इसका शेप क्या है, ये इक्विपोटेंशियल का शेप क्या है, शेप से इससे कोई मतलब नहीं है। शेप से क्या होता है, वो डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। ऑफकोर्स फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा यहाँ पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या फोर्स यहाँ पर जो लगेगा QE, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल को खाली देखेंगे, वो हर जगह सेम है। इसका मतलब है इन ऑल द केसेस द वर्क डन इज सेम। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 21 to 30 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।